गणेश देवी जी से हम बात करेंगे, जिनका कहना है कि भारत भाषाओं का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, कहीं कहीं जीवनदान भी तो मिलता होगा। आप थोड़ी कोशिश कीजिए तो ये बातचीत नेताओं के फालतू गैर ज़रूरी बयानों से कम महत्वपूर्ण आपको नहीं लगेगी। तो हमारा आपका स्वागत है। आपको बुलाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि आपकी ज़िंदगी में इतनी भाषाएँ 30-40 हज़ार पन्ने गुजरे होंगे, तो मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा और टीवी में आप क्या क्या बताएंगे। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि 90 खंडों की ये जो यात्रा है, मैं अपने दर्शकों को दिखा भी दूं कि इस शक्ल की ये किताब, ये सिर्फ यूपी पर है, जैसे ये आपकी सिर्फ मध्य प्रदेश की भाषाओं के ऊपर है, तो इसी तरह से अलग अलग भाषाओं पे है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये लोक भाषा सर्वेक्षण क्या है और इससे हमारे जानने के लिए क्या कुछ मिला और इसकी मंजिल कहाँ पर तक जाती है। पहले आपको सुन के मुझे ऐसे लगा कि कहीं आप प्रोफेशनली लिंग्विस्ट है और शायद एक्सीडेंटली टीवी में है। बहुत अच्छा लगा, इतने गहराई से आपने वो किताब पढ़े, थैंक यू। लगभग 2-3 सदियों में पिछले ऐसे माना गया था कि कभी शुरुआत में एक ही भाषा होगी और उससे बहुत सारी भाषाएं निकली। अच्छा। पूरे दुनिया में भी कोई बहुत सारी फैमिलीज है और उसकी एक मदर फैमिली होगी, लेकिन वो ज़्यादा साइंटिफिक मानना नहीं है, क्योंकि भाषा जो निर्माण होती है ज़मीन से होती है। भले कोई ओके जैसा एक्रोनिम कभी स्थिर हो जाए, लेकिन वो भी जल्दी चला। एक्रोनिम्स का क्वालिटी है कि वो जल्दी चले जाते हैं, भूल चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। क्यों उसका जो न्यूरोलॉजी में जितने न्यूरॉन्स भाषा को पकड़ने के काम करते, 8500 करोड़ जितने भगवान हम मानते, उससे 100 गुना ज़्यादा न्यूरॉन्स भाषा के लिए दिमाग में काम करते हैं। और वो शब्द पकड़ते सिग्निफिकेंस वाले, लेकिन शब्दों के छवि को कभी नहीं पकड़ सकते। टेम्पररी मेमोरी में रहते हैं और टेम्पररी मेमोरी जैसे चली गई तो एक्रोनिम्स गिर जाते हैं। इसलिए एक्रोनिम से भाषा का कोई लेना देना खास नहीं है। वो जैसे कभी कभी बॉइल्स आते हैं हमारे शरीर पे इधर उधर, ऐसे एक्रोनिम वही एक्रोनिम है जैसे उससे तो। लेकिन ये जो भाषा है, जब हम दूसरे जानवरों से इंसान बन गए तो नाखून, दांत, सींग वगैरह, हॉर्न्स, दूम सब चली गई, तो भाषा हमारा शस्त्र बना जो चित्त और विश्व के बीच में संबंध रखता है। और हमने ओरल आवाज की, ध्वनि की भाषा ले ली। बाकी अन्य जानवरों ने आँख से या कभी कभी त्वचा से, टर्माइट होता है वो त्वचा की भाषा इस्तेमाल, स्पर्श की भाषा इस्तेमाल करते, उनकी भाषा भी बहुत डेवलप्ड है। लेकिन हमने जुबानी भाषा पकड़ ली क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत तरल होती है। और अभी तक ये संतोष मुझे बड़ा है कि जल पे, पानी पे, जमीन पे टैक्सेस लगे हैं, हवा पे भी है, भाषा पे अभी तक टैक्स नहीं है। लेकिन अभी भाषा पे एक नौबत आ रही है, उसकी बात मैं करूँगा। भारतीय भाषाओं का सर्वे करते समय ये देखना जरूरी था कि और कौन से देश है जहाँ बहुत सारी भाषाएं है। तो ऐसे 3 देश है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में माना गया है कि 1100 भाषा थी 1960 में। नाइजीरिया में 800 भाषा की बात हुई थी और इंडोनेशिया में लगभग 500-600। 2011 में मैंने नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के कुछ दोस्तों को बुलाया। उन्होंने कहा कि 1100 में से अब 100 भी बची नहीं है। नाइजीरिया में वही स्थिति, इंडोनेशिया में वही स्थिति। हमारे देश में बिल्कुल उसी स्थिति में आने की तैयारी में हम सब जुड़े हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, 1961 यानी 50 साल का दायरा, 1961 कंसेंसस आया तो उसमें 1652 मातृभाषाएं का नाम दिया गया था। फिर 10 साल के बाद बांग्लादेश वॉर हुई, जब तक स्टैटिस्टिक्स 71 में गिनती हुई, लेकिन उसका स्टैटिस्टिक्स 76 में आया। बांग्लादेश के वॉर के बाद ये हमारे देश ने तय किया कि बहुत सारी भाषाएं दर्शाना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें अलगावता, अलगवाद निर्माण हो सकता है। ये राजनीतिक फैसला, राजनीतिक 10,000 कम से कम 10,000 बोलने वाले होने चाहिए, नहीं तो भाषा का नाम
तो राष्ट्र को संकट हुआ कि बहुत ज़्यादा भाषाएं दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र समझे जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा विविधता भी ना हो। हाँ, और ये है कि एक भाषा के होने के लिए दो बोलने वाले कम से कम हो तो भाषा जिंदा रह सकती है। एक बोलने वाला भी भाषा जिंदा रख सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 26 जनवरी 2010 में 85 उम्र की एक औरत महिला, वृद्ध महिला अंडमान में मर गई। वो बो कम्युनिटी से, बो भाषा का नाम बो, था। अच्छा। और वो अंतिम महिला थी उनकी भाषा बोलने वाली। ये इस भाषा का इतिहास 65,000 ईयर्स का था। इस भाषा में ऐसे शब्द थे कि सुनामी कब आती है तो उनको पता चलता था। इसलिए सुनामी जब आई तो अंडमान के कोई आदिवासी मरे नहीं, एक भी आदिवासी अंडमान का, क्योंकि उनके भाषा में सुनामी जानने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए तरीके हैं। एनीवे, जब ये औरत, जो ये महिला मर गई तो उसके अंतिम साल में वो अकेले ही पंछियों के साथ अपनी भाषा बोलती थी, क्योंकि दूसरा कोई वो भाषा बोलता नहीं था। भाषा के लिए 10,000 लोग होने की जरूरत नहीं, भाषा के लिए दो काफी हैं, दो भी काफी है। और भाषा को एक इतिहास, उस पैमाने से हमने नुकसान कर दिया एक तरह से कि भाषाओं को अपनी नजरों से दूर कर दिया। कि मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं कि देखिए, एक औरत चली गई, यानी वो तो एक भाषा चली गई तो क्या होता है, हम इतनी 1000 भाषा कैसे संभालेंगे, हम किस तरह से स्कूल चलाएंगे, यूनिवर्सिटी चलाएंगे। लेकिन हर भाषा एक अत्यंत अलग जीवन दृष्टि है, यूनिक वर्ल्ड व्यू। एक भाषा में हम लंबाई या चौड़ाई या उसका जो फासला है या दो तारों के बीच का जो संबंध है, एक भाषा में जिस ढंग से देखते हैं उसी ढंग से दूसरी भाषा में देखते नहीं है। अगर देखते तो मेरा मौसेरा भाई और चचेरा भाई के लिए अंग्रेजी में केवल कजिन शब्द नहीं होते, एक अलग, इससे यूनिक वर्ल्ड व्यू। और वो जो वर्ल्ड व्यू है वो उसका ग्रामर कंट्रोल करता है। ग्रामर ये नहीं कि केवल क्रियापद है, कर्म है, करता है तो ग्रामर हो गया। ऐसा होता तो एक ग्रामर का स्टैंडर्डाइजेशन, कोई जैसे कंपास बॉक्स होता है, स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ग्रामर का कोई कंपास बॉक्स जैसा मिल जाता है और सभी बच्चे ग्रामर। भाषाएं मरती कैसे हैं? कौन मारता है? भाषाएं कोई जीवित व्यवस्था नहीं है, ऑर्गेनिक सिस्टम नहीं है। जैसे भैंस है, हाथी है, घोड़े, ऐसी भाषा पैदा भी नहीं होती, बढ़ती नहीं, मरती नहीं। देयर इज सोशल सिस्टम। और भाषा इसलिए मरती है कि भाषा बोलने वाले, उनको व्यवसाय न होने के कारण एक जगह से कोई अन्य जगह पलायन करने लगते हैं और वो अपनी भाषा को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है, जब उनको कोई कहता है कि आपकी भाषा जीने वाले ही नहीं, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अपनी भाषा को छोड़ दे। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, बहुत कॉन्क्रीट एग्जांपल से। जो दरिया किनारे रहने वाले लोग हैं देश में, तो अंग्रेजों के आने के बाद और उसके बहुत बाद के बाद दरिया की मालिकी ये सब कारपोरेट के पास गई। तो नौका बनाने वाले, छोटी नौका बनाने वाले, डुंगी बोलते हैं ना उसको, या तो मछली पकड़ने वाले, वो बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, 15-16 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जाते, ज्यादा से ज्यादा और वापिस आते। डीप सी फार्मिंग नहीं करते। ये सब विस्थापित हुए। और दरिया किनारे की, इंडिया का दरिया किनारा कितना बड़ा है, और उसमें ही करीबन 140 भाषाएं 1961 में देखने मिलती थी। आज उसमें से 3 या 4 भाषाएं देखने मिलती है, क्योंकि ये सब लोग समाप्त हो गई, विस्थापित हो गए। 130 से ज्यादा भाषाएं उनके विस्थापित होकर समाप्त हो गई। हाँ, मुझे हाँ कहते हुए, एक्चुअली मैं फिल्म एक्टर नहीं तो दिलीप कुमार जैसे मैं रोना आता है। एक भाषा मर जाना एक इंसान के मर जाने से बहुत ज़्यादा दुखदायक है। इंसान का मर जाना दुखदायक तो है ही, किसी का भी मर जाना दुखदायक है। भाषा मर जाना इसलिए दुखदायक है कि एक एक शब्द बनाने में बहुत परिश्रम लगते। ऐसे कवि बैठ के कागज पे शब्द नहीं बनाते, परिश्रम लोग लेबर करते। लेबर प्रैक्टिस से सैकड़ों साल, 50 साल, 100 साल एक तरह का काम करते करते उस काम से जुड़े शब्द आते हैं। जैसे मुंबई के डिब्बे वालों की अपनी एक बोलने का लहका होता है, कोई बस चलाने वाले का ट्रक पे जो लिखते हैं कि भगवान आपका भला करे, या तो माँ
तुम ही देवता, ऐसे मेरा बैंक सांवरिया मेरा सेठ, बैंक, हाँ, ये भी लोग लिख देते हैं। तो ये धीरे धीरे ऐसी चीजें भाषा में आने लगती है। स्टैंडर्ड, फिर कोई नॉवेलिस्ट कोई ट्रैवलर्स के ऊपर नॉवेल लिखे उसको स्टैंडर्डाइज कर देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लाखों ट्रकर्स का हजारों लाखों आवर्स चलाना होता है। इससे तो ये बहुत बड़े ह्यूमन परिश्रम का भाषा इज लाइक मनी, एक वाक्य बना और वो गायब। इट्स अ करेंसी, भाषा इज अ करेंसी। जैसे जैसे बैंक में करेंसी है, ऐसे भाषा में हमारे सोच की करेंसी होती है। और जैसे बैंक में पैसे जमा करने के पहले परिश्रम करने पड़ते हैं, अगर काला धन ना हो तो सर जब आप लोग परिश्रम, जब पूरे हजारों साल के परिश्रम का खत्मा होता है, तो डीमोनेटाइजेशन तो कुछ भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा यानी डीमोनेटाइजेशन खराब ही होता है, लेकिन भाषा का डीमोनेटाइजेशन होने से सोच। फिर भी हम अपने दर्शकों को क्या कुछ बता सकते हैं कि जो 140 भाषाएं समुद्री सागर तट पर हैं थी, उनमें से ज़्यादातर समाप्त हो गई, वो तो उसको बोलने वाले लोग अभी हैं, उस कम्युनिटी को लोग होते हैं, कम्युनिटी के, जैसे खारवा लोग होते हैं, हाँ, खारवा कम्युनिटी है, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के दरिया किनारे पे है। वो अभी भी शायद 5 से 7 लाख लोग उस कम्युनिटी के हैं, खारवा, हाँ। लेकिन वो उनकी भाषा अब कम बोलते हैं या तो बिल्कुल नहीं बोलते। पहले ये सब कम्युनिटी इकट्ठा होती थी, साल में एक दिन या एक समय 8 दिन कैंप करते थे एक जगह, और उसी समय लड़के और लड़कियां अपना पति या पत्नी चुनते थे और फिर शादी तय होती थी। तो धीमी धीमी चल रही इस बातचीत को गहराई से समझते भी रहिए और खुद के अनुभवों से भी इसका विश्लेषण करते रहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर भाषा पर यह बातचीत जारी रहेगी। पर सर, हम आपने जैसे कहा कि भाषाओं के मरने की जो बात है आपके लिए बहुत तकलीफ़देह बात है, लेकिन मैंने शुरुआत ही इसी बात से की कि हम उस एहसास को समझने के लिए ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, महसूस करने के लिए कि समुद्र के किनारे एक भाषा मर गई तो क्या चला गया। नहीं, हम ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन इसका जो दर्द है वो हर दिन हमारे जीवन पे, शरीर पे, जीभ पे लिखा जाता है। मैं कैसे आपको बताता हूँ। जैसे जिनकी छोटी छोटी भाषा है, उनके लिए मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। हमारे देश में भाषावार प्रांत रचना बनी, तो जब भाषावार प्रांत रचना बनी, लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1954 वगैरह से, उसमें यह तय हुआ जिस भाषा को लिपि है, जो मुद्रित है, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल है, उस भाषा को स्टेट दे दीजिए। जिसमें नहीं है प्रिंटेड मटेरियल, अब राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे एक गरासिया नाम की भाषा है और उसमें 4 महाकाव्य, 4, उसमें महाभारत, हमारे महाभारत से बिल्कुल अलग। उसमें अर्जुन हीरो नहीं है, उसमें वासुकी हीरो है, उनका और 3-4 एपिक से, तो मैं उसको बड़ी भाषा मानता हूँ। एपिक होना, महाकाव्य होना, यानी भाषा बड़ी है, लेकिन लिखित नहीं थी। तो ऐसे गरासिया के लिए कोई स्टेट की रचना लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई। उससे बहुत सारी भाषाएं 2-2, 3-3 स्टेट्स में बढ़ गई। जैसे भिल्ली है, 4 राज्यों में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इससे क्या नुकसान हुआ? अलग ये अलग माइनर, उस राज्य, हर राज्य में वो एक बड़े मेजॉरिटी की भाषा हर राज्य में माइनॉरिटी में बनी। अच्छा। और उस माइनॉरिटी में होने से उनके लिए उस राज्य में कोई स्कूल का प्राविधान नहीं है। स्कूल नहीं होने से उनको जब एसएससी तक पढ़ना हो, मैट्रिक तक पढ़ना हो, तो बोझा बहुत ज़्यादा है। उनका दिमाग, इतनी भाषाएं बच्चों के लिए, इतनी भाषाएं सीखने का जो कंपल्शन, पनिशमेंट जैसा है, और उससे वो पीछे स्कूल ड्रॉप आउट्स का नक्शा और छोटी भाषाओं का ज्योग्राफिक नक्शा अगर हम निकाले कभी बैठ के, तो आइडेंटिकल है। जितने जितने एरिया से ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है, 60% से ज़्यादा, जहाँ भाषा खत्म हुई या तो उसको नकारा गया, ऐसे है। मैं दूसरे थोड़े अलग एक एग्जांपल देता हूँ। आप सवाल पूछना चाहते हैं उसके पहले, मुंबई और दिल्ली का जिक्र आपने किया कि उसमें कितनी बार,
तो मुंबई में लगभग 300 भाषाएं एक्टिव भाषाएं हैं। मुंबई में 300 एक्टिव भाषाएं हैं। हाँ, अब बताइए। अब हमने टोरंटो को बीबीसी हिंदी ने लगा टोरंटो को 140 भाषाएं, तो बड़ी खबर है। नहीं, हम नहीं जानते थे कि 300 भाषाएं हैं मुंबई। हाँ, मुंबई में गुजरात की 40 भाषाएं सभी बोली जाती है, महाराष्ट्र की 52 लैंग्वेजेस 52 भाषाएं बोली जाती है, कर्नाटक की 16 भाषाएं मुंबई में बोली जाती है, भोजपुरी बहुत बड़े पैमाने पे। ये कहाँ बोली जाती है? तो क्या लिखी मौखिक? वो व्यवसाय करने के लिए वहाँ पहुंचे, व्यवसाय करने के लिए वहाँ पहुंचे, वहाँ उनको व्यवसाय मिला, अपनी भाषा साथ में लेके गए। 300 भाषाएं। हाँ। अब आपने भोजपुरी का जिक्र किया, तो आप कह रहे थे कि बहुत सारी भाषाएं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं थी, उनको उनके आधार पर राज्य नहीं बने। वैसे सारे राज्य तो भाषा के आधार पर नहीं है, तो वहाँ भी तो भाषाएं अपनी तरीके से बची होंगी, हम नहीं जानते, आप बता सकते हैं उसमें। लेकिन फिर भोजपुरी में इतना वाइब्रेंट क्यों रहा? अभी देखिए, शाहरुख खान अभी बनारस गए थे, तो वो भोजपुरी गानों पर वो डांस कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे। तो भोजपुरी कैसे जिंदा रही? भोजपुरी केवल जिंदा ही नहीं, भोजपुरी पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में, आई एम सेइंग दिस इन द मोस्ट कंसिडर्ड वे, सबसे रैपिडली डेवलपिंग भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी मेरी मातृभाषा। हाँ, दुनिया की सबसे तेज, दुनिया की विकसित होने वाली भाषा है। और उसमें म्यूजिक है, हाँ, सिनेमा है, उसमें फिलोसफी है, फिलोसफी ओरल ट्रेडिशन में। हाँ, भोजपुर में इतना विजडम है। भोजपुरी लोग एंटरप्राइजिंग है, और भोजपुरी उनको व्यवसाय भी दिला रही है अभी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उसमें हमने ये माना कि हिंदी ही भाषा है। हाँ, और भोजपुरी है वो एक किसी बोली प्रकार की, यानी जिसे मैं सेकेंडरी सिटीजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सामाजिक स्तर अलग है, वो भोजपुरी बोलते हैं। हमेशा इतिहास में रोमन एम्पायर में लैटिन भाषा चली गई, और वो जिसको वर्नाकुलर्स कहते थे वो बड़ी हो गई, जिसमें फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश भाषाएं थी। ये पहले वर्नाकुलर्स लैटिन के की छतरी में नीचे। तो इसमें डायनामिक्स ये था कि कोई एम्पायर बनाने की तमन्ना रखे भाषा, और दूसरे भाषाओं को कचड़ने की कोशिश करे भाषा, तो वो दूसरी भाषाएं किसी अन्य प्रकार से उभर आती है, आ जाती है। जैसे हाँ, मैं भी उभर जाता हूँ। तो भोजपुरी एक बास्क लैंग्वेज है स्पेन में, भोजपुरी इन इंडिया, दे आर फैंटास्टिक। तभी आपने लिखा है कि शक्तिशाली शासकों के समर्थन से कुछ अत्यधिक भाषाएं खंडित हो गईं और सत्ता के प्रभाव में कुछ नई भाषाओं के उभरने का अवसर मिला। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। 11वीं सदी में हमारे देश में महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ये प्राकृत, पश्चिमी प्राकृत, पाली, संस्कृत, उसके संयोग से कश्मीरी, पंजाबी, पूरे इंडो आर्यन भाषा, और दक्षिण में तमिल से फिर मलयालम और तेलुगु। कन्नड़ तो अपने आप पैरेलल चल रही थी तमिल के साथ, उसके बारे में विवाद है। ये आई, ये इसलिए आई क्योंकि उस समय इंसान को भगवान रिक्लेम करने की तमन्ना निर्माण हुई। उन्होंने ईश्वर को, ईश्वर का मानवीकरण के, ह्यूमनाइज किया भगवान को, कि तू मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा बंधु है, मेरा बाप है, मेरी बेटी है। ये तो एक हुआ था हमारी देसी भाषाओं का विकास होने का कारण। बिल्कुल उसी तरह का उसी समय यूरोप में हुआ था, लेकिन वहाँ भगवान ये कारण नहीं था, वहाँ एम्पायर ये कारण रहा था। तो इससे कंक्लूजन ये निकल सकता है कि 11वीं 12वीं सदी में कुछ टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आए, और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन था कि कागज का इस्तेमाल यूरोप से लेके एशिया तक स्थिर हो गया।